हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो सबसे पहले कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा बच्चा, जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए, आज हमारा जो सेशन रहेगा वो आखिरी सेशन है कल के एग्जाम के लिए। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। ठीक है जी, आपको बिल्कुल पेपर के अंदर चीज़ें आपको रिलेट करेंगी, बिल्कुल क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे भाइयों। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब बिल्कुल आखिरी समय बचा है। और बच्चों, जो मेरा भाई जो वीडियो से नया जुड़ा है, भाई साहब इससे अलग 16 से 17 क्लास जा चुकी हैं सीटेट पेपर 2 साइंस की। ठीक है जी, वो बच्चा उन वीडियो को भी देखे, प्लस में इस वीडियो को भी देखे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवक। कवक निम्नलिखित में से किसके ऊपर उग सकता है? कवक को मेरे भैया फंगई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगई। बच्चों, आज हम एक्सप्लेनेशन बिल्कुल कम करेंगे, बिल्कुल ना के बराबर ही रहेगा, सीधा डायरेक्ट आंसर बता के चलेंगे। ठीक है जी, जो आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो कवक को फंगी बोलते हैं। ये कहता है कि कवक किसके ऊपर उग सकता है। ठीक है जी, तो कवक फंगई होता है। तो रोटी के ऊपर उग सकता है, कपड़ा के ऊपर, अचार के ऊपर, या चमड़ा के ऊपर, या ये सभी। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए, इसका आंसर होगा बच्चों, रोटी के ऊपर भी कवक उग सकता है, कपड़ा के ऊपर भी, अचार के ऊपर भी, चमड़ा के ऊपर भी। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये सभी। क्या आंसर होगा? ये सभी। ठीक है जी, तो ध्यान रखा। आपने देखा होगा, रोटी बासी हो जाती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? व्हाइट व्हाइट कलर का फफूंदी जम जाती है। जब अचार खराब हो जाता है, उसमें फफूंदी आ जाती है, ऐसे चमड़ा होता है, ऐसे कपड़ा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर की हड्डियों में दांतों के कैल्शियम के उपयोग में मदद देता है? ऐसा कौन सा आपका कौन सा विटामिन होता है? जल्दी से बता दीजिए, कौन सा विटामिन होगा जो हड्डियों में दांतों के कैल्शियम के उपयोग में मदद देता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? विटामिन डी। क्या आंसर होगा? विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, दूध से भी मिलेगा। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखें। विटामिन ए जो आपका गाजर से मिलने का काम करेगा, रतौंधी आपसे इसका रोग होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होगा, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों पर वे जानवरों को ह्यूम्स में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं? पौधों को और जानवरों को ह्यूम्स में परिवर्तित करेंगे। वो क्या कहलाएंगे? अपघटक कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे, या विषाणु कहलाएंगे? जल्दी से बता दीजिए। वो वायरस कहलाएंगे, ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे, हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे, या डिकम्पोजर कहलाएंगे? तो ध्यान रखना, जो गलाएंगे सड़ाएंगे तो ह्यूम्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिकम्पोजर जो होते हैं उसको बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपघटक कहते हैं मेरे भाइयों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, जो आपका उत्प्लावन या फिर बायोनेंसी जो सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक का नाम बताना है। जो सबसे पहले इसके बारे में, उत्प्लावन बल के बारे में जो बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट नील बोर, ऑप्शन सेकंड केपलर, ऑप्शन थर्ड आर्किमिडीज और ऑप्शन फोर्थ आइंस्टाइन। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। इसका आंसर जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा मेरे बच्चों? वो क्या होगा? आर्किमिडीज जो सिद्धांत है वो यही बात कहता है। ठीक है, उत्प्लावन बल पर आप पानी के अंदर कोई भी चीज डालोगे, वो क्या करता है? पानी उसको ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वो तैरता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से किसे जाना जाता है? जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं बच्चे और उसको खाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के तौर पर, है ना, खाने के तौर पर, तो वो प्रोटीन होगा, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, विटामिन होगा? जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। शानदार, शानदार, बहुत अच्छा। तो क्या होता है बॉडी बिल्डिंग? जो आपका प्रोटीन, जो आपका जो भोजन होता है, फूड होता है, वो आपका प्रोटीन होता है। आपने देखा किसी के शरीर में क्या होता है भाई? कमजोर होता है, पतला होता है, कहते हैं भाई प्रोटीन वोटीन ले लिया कर शरीर में, है ना, जानवर बना ले। फैट आपको क्या करेगा? कंबल का काम करेगा। आपको क्या करता है? फैटी जो शरीर को, त्वचा को मोटा बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देने का काम करेगा, और विटामिन आपका क्या करता है? रोगों से लड़ने में क्षमता भी देता है, प्लस में डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन है, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो पौधे छाया के में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? थैलोफाइटस बोला जाता है, हाइड्रोफाइटस बोला जाता है, मेसोफाइटस बोला जाता है, या फिर साइकोफाइटस बोला जाता है? जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्तों, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो छाया में उगेंगे तो उनको क्या बोलते हैं? साइकोफाइटस। क्या बोला जाता है? साइकोफाइटस कहा जाता है मेरे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन शानदार, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मनुष्य के लिए सुनने वाली ध्वनि की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्तों।
तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मनुष्य जो कान सुन सकता है कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर 25 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बड़ा शानदार। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो व्यक्ति होता है उसके कान जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। एक होता है 20 हर्ट्ज से जो आपका कम होता है, वो आपकी कौन सी होती है, आपकी अपसर्व्य तरंगे होती है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो प्रासर्व्य तरंगे होती हैं। और ऑडिएबल वेव्स जो होती हैं, जो उनको सर्व्य तरंगे बोलते हैं, वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम बोलते हैं सर्व्य तरंगे। ठीक है जी, सर्व्य तरंगे होती हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या चीज, आपका बोला जाता है क्या, ऑडिएबल वेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? जब ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये कहना चाह रहा है ये प्रेशर लगाया जा रहा है तो ध्वनि की गति पर प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा, है ना? प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ेगा ध्वनि की गति पर। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है, इसके प्रतिकूल। सेकंड है ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती। फिर थर्ड कह रहा है कि दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है। और फोर्थ कह रहा है पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है, फिर कम होने में लगती है, और हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कहना चाह रहा है कि प्रेशर का ध्वनि पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइए। तो ध्यान रखना भाई साहब कि ध्वनि पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका, कौन सा होगा, सेकंड आंसर होगा। ठीक है, और ये कह लेगा टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है भाई ध्वनि पर। ठीक है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी के अंदर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें टेम्परेचर बढ़ाएंगे 0.1 मीटर पर सेकंड की क्या होती है, चाल बढ़ जाती है ध्वनि के अंदर 0.1 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, समान द्रव्यमान, मतलब कहना चाह रहा है समान द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान संख्या, मतलब कि आपका एटॉमिक मास। ठीक है, परमाणु जो आपका भार होता है, लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? मतलब कहना चाह रहा है कि भाई साहब आपका एटॉमिक मास जो है वो तो अलग है, ठीक है, समान मतलब एटॉमिक मास जो है वो तो समान है, और एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है भाई साहब आपका अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर समान और एटॉमिक मास समान और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो क्या कहेंगे? आइसोटोन कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे, या न्यूक्लिक ऑन कहेंगे, या फिर आइसो बार कहेंगे? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या कहा जाता है, जल्दी से मेरे दोस्त, जल्दी से। तो ध्यान रखना समान द्रव्यमान संख्या रहेगी और परमाणु क्रमांक जो होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा अलग होगा, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोबार। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसोबार। यदि मैं कह दूं, यहीं पर उल्टा कर देता हूं कि जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर जो हो, परमाणु क्रमांक जो वो समान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो खोज करता है वो कौन है? हेनरी बैकुरल है, मैक्स प्लांक है, हेनरी हर्ट्ज है, या फिर मार्कोनी है? जल्दी से बता दीजिए। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया है मेरे भाइयों? तो ध्यान रखना रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? हेनरी बैकुरल। किसको कहा जाता है? हेनरी बैकुरल, जो खोजकर्ता कहे जाते हैं गामा रेज के। किससे कहा जाता है? अल्फा बीटा गामा रेज होती है, तो गामा रेज के जो होते हैं भेदन क्षमता जिसकी पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, उसी खोजकर्ता होते हैं हेनरी बैकुरल। और रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन होते हैं? हेनरी बैकुरल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर काटने से नहीं होगा? फर्स्ट है हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, या चिकनगुनिया। भाई साहब आपको बिल्कुल क्वेश्चन मिलान करने वाले जो होते हैं बिल्कुल आपको मिलेंगे। ऐसे ही मलेरिया से कौन सा किस काटने से होगा, डेंगू किसके काटने से होगा, रेबीज किससे होता है, एड्स किससे होता है, ऐसे करके। तो ध्यान रखना जो भाई साहब आपके मच्छर के काटने से जो रोग नहीं होता है वो होता है भाई साहब आपको कौन सा? हेपेटाइटिस। कौन सा होता है? हेपेटाइटिस जो होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपका मलेरिया होता है ये मादा एनाफ्लीज के काटने से होगा, डेंगू आपका एड्रीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी की संरचना को क्या कहते हैं? मतलब हमारा जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया इज अ डोनेट पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज। कॉर्निया को मनुष्य की आंख का डोनेट पार्ट कहा जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले प्रकाश जब एंट्री करती है तो कॉर्निया शो कर होता है, आउटर पार्ट होता है मेरे आंख का। ठीक है जी दोस्तों,
तो यही कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की एक पेशी होती है, उसकी संरचना को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, रेटिना कहते हैं, रॉड्स कहते हैं, सिलरी पेशी कहते हैं। जल्दी से बता दीजिए। आइरिस होता है, रेटिना होता है, रॉड्स होता है, या फिर सिलरी पेशी होती है ना। सिलरी मसल्स जो होती हैं आपके लेंस को कंट्रोल करने का काम करती हैं। रॉड्स जो होती हैं, कौन सी रॉड्स होती है? रॉड्स रंग का पता लगाने में आपका डिफाइन करने का काम करती है। रेटिना जो होता है जहां पर आपकी इमेज बनती है, और आइरिस जो होता है जिसमें आपका क्या होता है, ये आपका क्या करती है? फोकस करने का काम करती है। किसके लिए? तो प्यूपिल के लिए। तो ध्यान रखना, कॉर्निया के पीछे जो गहरे रंग की जो पेशी होती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? उसको आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस। तो ध्यान रखना, आइरिस इज अ कलर ऑफ आइज। ठीक है, तो आइरिस होता है आंख। आंख का रंग निर्भर करता है आइरिस पर। जैसे किसी की आंखें कंजी होती हैं, आपने देखा होगा, किसी की हल्की ब्राउनी कलर की होती हैं, ठीक है, किसी नीली नीली सी आंखें होती है, तो डिपेंड करता है आइरिस पर। किसी की ब्लैक कलर की होती है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। क्या कह रहा है? ध्वनि की जो स्पीड है, ध्वनिक तरंगों की स्पीड की कह रहा है। स्पीड कितना है दोस्तों? स्पीड कह रहा है मेरे दोस्तों 700 मीटर पर सेकंड। 700 मीटर पर सेकंड कह रहा है। दैनिक तरंग है 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? मतलब कि जो तरंगें हैं, और भाई साहब आपका जो दूरी है, डिस्टेंस की हम बात करें, तो वो कितना है? 7 किलोमीटर। ठीक है जी मेरे भाइयों, कितना है? 7 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना भाई साहब, यहाँ मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर क्या आ रहा है? किलोमीटर पर सेकंड है। तो आप इसमें क्या करोगे मेरे दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए क्या करोगे। तो आपको पता है सर जी, इसको क्या बनाएंगे मीटर पर सेकंड में, तो आपका क्या करना है भाई साहब? 700 कर लेना है। ठीक है, ये कितना होगा? इसको आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको क्या करना है? समय, तो आपको पता है जी फॉर्मूला क्या होता है समय का? समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल हम कह सकते हैं। ठीक है, या दूरी बटे समय। ठीक है, गलत हो गया भाई, देखिए। ठीक है, आप इसको निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? 700 700 अपॉन में, हाँ 7000 अपॉन में 20 से 20 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 10 कट जाएगा। तो ठीक है, कितना आएगा? 10 सेकंड। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। कितना आ जाएगा बच्चों? 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी, आप कर लेना। स्पीड भी और अपॉन में इसका आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस अपॉन में जो आपका क्या होगा? स्पीड होगी। हाँ, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनमें से किस माध्यम में, कोई माध्यम है जिसमें ध्वनि जो होगी किसी माध्यम में तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्यान रखना भाई, किस में होगी सबसे ज्यादा ध्वनि की जो स्पीड होगी? किस में होगी? लोहा में होगी, स्टील में होगी, कांच में होगी, या पानी में होगी? जल्दी से बता दीजिए किस में होगी। तो ध्वनि की सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो यात्रा करने पर किस में होगी भाई साहब? ध्यान रखना, किस में होगी मेरे भाइयों? वो स्टील में होती है। कितनी होती है भाई साहब? ये पता होगा आपको, 6420 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, किस में होती है? ये स्टील में। लोहे की मैं बात करूं तो ये होती है 5130 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, और यदि मैं बात करूं कांच में, तो आप मुझे कांच में बता दीजिए कितना होता है। ये लगभग होता है आपका 4620 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। और आपके यदि मैं पानी की बात करूं तो पानी में कितना होती है? 1483 मीटर पर सेकंड होती है भाई। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? स्टील। स्टील में सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, इनमें ही सबसे कम कहने लगे तो किसमें होगी भाई साहब? पानी के अंदर। आपके सामने कहा 1483 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस खनिज की कमी के कारण गर्दन की ग्रंथियां सूज जाती हैं? मतलब ऐसा कौन सा खनिज है, ऐसा कौन सा मिनरल्स है जिसकी कमी के कारण गर्दन जो ग्लैंड्स जो होती हैं, गर्दन की ग्लैंड्स जो होती है, ग्रंथियां जो होती है वो सूज जाती हैं? तो पोटेशियम के कारण, सल्फर के कारण, आयोडीन के कारण, या आयरन के कारण? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार। गुड इवनिंग भाई साहब, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या होता है भाई साहब? आयोडीन। क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आपकी गर्दन की जो ग्रंथियां वो क्या होती है? सूज जाती हैं। गलघेटुआ, गलखंड, ये आपके रोग हो जाते हैं। गोइटर वगैरह डिसीज होती है वो इसी वजह से होती है। ठीक है, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मस्तिष्क कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? आपको पता है कि भाई साहब हमें सीधे सीधे डायरेक्शन जाना है ना, हमें बैलेंस करना है, पैर इधर रखना है, इधर रखना है। तो इसका मतलब ब्रेन का ऐसा कौन सा भाग होगा, इस बात को एनालाइज करेगा। ठीक है जी, आपने देखा होगा शराब पीने के बाद, मतलब ड्रिंक करने के बाद व्यक्ति के जो पैर होते हैं वो लड़खड़ाते हैं, वो कुछ भी अपने मुंह से बोलने लगता है, तो बैलेंसिंग होती है। तो ब्रेन का ऐसा कौन सा भाग होगा जो बैलेंस करेगा? तो वो कौन सा होगा बेटा? अनुमस्तिष्क होगा, सैरिबेलम होगा, प्रमस्तिष्क सैरिबेलम बलम होगा, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, या फिर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड होगा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ये होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है मेरुरज्जु को। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या हुआ, आंसर बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका कौन सा होता है? सैरी बेलम जो होता है, क्या होता है? सैरी बेलम जो होता है, क्या बोलते हैं इसको? सैरी बेलम। जो सैरी बेलम होता है दोस्तों, ये आपको क्या करेगा?
एक सीधी रेखा में चलने के लिए क्या करता है, आपको उत्तरदायी होता है, मतलब कि आपको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो शराब पीने के बाद या ड्रिंक करने के बाद जब व्यक्ति का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो यही होता है, यदि आपने C2H5 इथाइल एल्कोहल आप पीते हो तो आपका कौन सा भाग प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, यही पूछने लगे कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो बड़ा भाग या विकसित भाग यही होता है। ठीक है, 2/3 भाग है हम कह सकते हैं। इसका मतलब इसमें जो वजन होता है लगभग ये हम कह सकते हैं परसेंटेज में कहें तो 67 या 68% का जो वेट होता है टोटल वो किसमें होता है, प्रमस्तिष्क सेरिबेलम में होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है अनैच्छिक क्रियाओं को करने का काम करेगा। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये आपका जो आपका एक्शन टू रिएक्शन हम कह सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन पर काम करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन पर जो काम करती है वो मेरुरज्जु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इतना समय नहीं है भाई साहब पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में, परमाणु की सबसे आंतरिक और बाह्य कक्षा में, या परमाणु के ठीक बाहर। परमाणु मतलब एटम। ठीक है, तो बताइए भाई साहब कहाँ होंगे, जल्दी से कमेंट कर बताइए। फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। ठीक है जी, अपने नॉलेज को भी आके भाई तो ध्यान रखना, जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, परमाणु जो एटम होता है उसकी बाहरी कक्षा जो होती है, जो बाहर वाला कौन सा होता है, जो आपका ऑर्बिट या जो सेल जो होता है, जो सेल होता है उसमें क्या होते हैं, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 18 है, अभिक्रिया। एक अभिक्रिया करवाई जाती है MgO प्लस CO। ठीक है जी, MgO प्लस CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जल्दी से बताइए किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। इनमें से किसका ऑक्साइड होगा, जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिए भाई साहब, इसमें जो ऑक्साइड होता है वो किसका होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है जी, यही होती है वो विषैली गैस या जहरीली गैस, या हम कह सकते हैं साइलेंट किलर जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अंगीठी से निकलने वाली जो गैस होती है वही होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, तो बंद कमरे के अंदर हमें कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपका कि क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है, जब मनुष्य सांस में छोड़ता है तो कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करेगा, जल्दी से बताइए। 18% छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% छोड़ेगा, 4.4% छोड़ेगा, या फिर 21% आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। सभी को पता होगा दोस्तों, तो कितना छोड़ता है, 4.4% छोड़ता है, क्योंकि आपको पता है जी जो आपका 21% आपने ऑक्सीजन ली, 21% में से आपका लगभग क्या होता है, 17% क्या कर लेता है, 17% आपका फिर दोबारा से सांस में क्या छोड़ता है, आपका O2 छोड़ता है। अच्छा, जो कन्वर्ट होगी 4%, वो कन्वर्ट हो जाती है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है 4%। ठीक है जी, 4% ये रही, और एक वायुमंडल में भी तो होती है 0.03%, तो लगभग ये आपका 4 ये हो गया, प्लस 0.03 कह दो, या फिर ये कह दो 4.4%। तो ये आपके सांस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, 4%, 4.4% आप क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करते हैं। ठीक है जी बच्चों, चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छे, आपका जो तैयारी है बहुत शानदार है, और कल के पेपर में आप बिल्कुल ताबड़तोड़, आप बिल्कुल मौज कर दोगे भाई साहब पेपर में। ठीक है जी, टेंशन ना लो, अच्छा आप रिजल्ट निकलेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का प्रजाति का अंतर्गत आता है, भाई साहब मोलस्का प्रजाति के अंदर बता दीजिए कि इनमें कौन आएगा, सांप आएगा, ऑक्टोपस आएगा, केंचुआ आएगा, या टिड्डा आएगा। मोलस्का प्रजाति के अंदर जो आएगा वो कौन सा आता है मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो मेरे बच्चों क्या आता है भाई, वेरी गुड, ऑक्टोपस। क्या आता है दोस्तों, ये मोलस्का प्रजाति के अंदर आता है, क्या होता है, ऑक्टोपस जो होता है। ठीक है जी, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, आगे लिखा हुआ है सोनार का संक्षिप्त रूप बताइए। सोनार की फुल एक्सप्लेनेशन बताना है। इस सोनार का फुल एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको कहते हैं साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग, या हम कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग, या फिर साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग, या हम कहेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बता दीजिए मेरे भाइयों क्या होगा। तो सीधी सीधी सी बात है सर जी, जहां पर रेटिंग आ रहा है, रेटिंग तो कट गया, रेंजिंग ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो सोनार का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप बताना, तो क्या होता है, ऐसे साउंड हम कह सकते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 है, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, हम कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक एग्जांपल आपको बताना है। तो बताना है भाई साहब, तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष का बनना, ठीक है जी, उसके बाद थर्ड आकाश का नीला रंग दिखाई देना,
क्वेश्चन नंबर 4 था सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में व्यक्त हो जाना, इसका मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे भाई दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल आपके लिए मेहनत की जा रही है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, 22 का आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों क्या क्या होता है, आपका स्कैटरिंग प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो ध्यान रखें भाई साहब इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्तों क्या होगा, आकाश का जो नीला रंग होता है वो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि तारों का टिमटिमाना जो होता है ये आपका TIR पर डिपेंड, सॉरी किस पर डिपेंड करेगा, प्रकाश का अपवर्तन पर काम करता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उनमें एलिमेंट्स को कैसे व्यवस्थित किया गया है, किसके आधार पर किया गया है, मतलब परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को बेटा एटॉमिक या मास हम कह सकते हैं, एटॉमिक मास के घटते क्रम में। ठीक है जी, डिक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में यहाँ तो एटॉमिक मास को क्या कहते हैं घटा दिया है, यहाँ पर एटॉमिक मास को बढ़ा दिया है। उसके बाद कह रहा है थर्ड में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, अब की बार भाई एटॉमिक नंबर आ गया है, परमाणु क्रमांक का बढ़ा दिया है, और अब की बार क्या कहा है फोर्थ में परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर को घटाना, एटॉमिक नंबर को बढ़ाना, या फिर एटॉमिक मास को घटाना, एटॉमिक मास को बढ़ाना। ठीक है जी, इनमें से बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है किस पर डिपेंड करती है, तो ध्यान रखना ये करते हैं भाई साहब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। आपको पता होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सपोनेंशियल चलती है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्या होता है, एटॉमिक नंबर पर काम करती है, परमाणु क्रमांक पर काम करती है। जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ऐसे ही आपके आधुनिक पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स है ना, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स होते हैं, तो ये बताना है किस ब्लॉक के अंदर आएंगे। ये डी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट टेबल आपको आवर्त सारणी समझनी पड़ेगी, जब जाकर ये चीज आपको समझ में आएगी, SPDF। ठीक है जी, तो जल्दी से बताइए लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड कौन से आपके ब्लॉक के अंदर आते हैं मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना ये किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में। किस में आते हैं दोस्तों, एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड आते हैं मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से प्राथमिक मांसाहारी हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत से बच्चे कुछ भी लगा देते हैं। प्राथमिक मांसाहारी जो शुरू में मांस को जो खा रहे हैं वो बताने हैं, वो कौन हो सकते हैं। तो मेंढक होंगे, कुत्ता होगा, मनुष्य होगा, या टिड्डा होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे जी ऐसे कैसे आपने आंसर लगा दिया, तो जल्दी से कमेंट कर बताइए प्राथमिक मांसाहारी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है भाई आपसे, जल्दी से बताइए प्राथमिक मांसाहारी कौन कहलाते हैं मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, मेंढक। क्योंकि आपको पता है देखो टिड्डा आप लगाते हो, टिड्डा खाता है घास, ठीक है, हरी चीजें खाता है, और टिड्डे को कौन खा जाता है, मेंढक। और मेंढक को कौन खा जाता है भाई साहब, आपका सांप खा सकता है, और सांप को कौन सा चील खा सकती है। उसके बाद वो कभी मरेगा, उसके बाद वो क्या होता है, बैक्टीरिया उसको खत्म कर देते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में से क्या पैदा होता है, पौधा पैदा होता है। अच्छा मनुष्य की बात करें भाई साहब, ये आपका सर्वाहारी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये आपकी चीजें क्या खाता है, ये आपकी वेज भी और नॉन वेज दोनों चीजें खाएगा। कुत्ता आपका स्पेशल क्या होता है, वो भी दोनों चीजें खा सकता है, तो ऐसे मांसाहारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, आम का वैज्ञानिक नाम बताना है भाई साहब, आम का साइंटिफिक नाम आप बता दीजिए, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्जा सटिवा बोलेंगे, पैलिस डोमेस्टिका बोलेंगे, होमोसेपियंस बोलेंगे, या फिर मैग्नीफेरा इंडिका बोलेंगे। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना भाई साहब इसका आंसर जो होगा, आम को वैज्ञानिक नाम जो होता है उसको हम बोलते हैं मैगीफेरा इंडिका। याद करने का तरीका ऐसे लगा लेना कि भाई साहब मैगी नाम की लड़की है, उसने फेरे ले लिए इंडिका गाड़ी के अंदर, क्या खा करके, आम खा करके। तो आम खा करके मैगी ने फेरे ले लिए इंडिका गाड़ी के अंदर। ये लॉजिक है भाई साहब, मेरे द्वारा बनाए हुए लॉजिक है, इससे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, आप जैसा आपका मन करे ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, चलिए तो क्या होगा, मैगी फेरा इंडिका। देखो ऑर्जा सटिवा जो होता है ये आपका किसका होता है, धान का होता है। पैलेस डोमेस्टिका जो होता है ये बिल्ली का होता है, और होमोसेपियंस मनुष्य का होता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, डार्विन ने लिखी है, लेमार्क ने लिखी है, अरस्तू ने लिखी है, थियोफ्रास्टस ने लिखी है। जल्दी से बता दीजिए किसने लिखा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना इसका किसने लिखी है, डार्विन ने। किसने लिखा है, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा है। ठीक है, क्योंकि अरस्तु की पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया, और थियोफ्रास्टस की पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है जी, तो ध्यान रखो, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई, फोकल लेंथ जो है +15 है, तो वह है कौन सा भाई, वो समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, या डबल लेंस है। जल्दी से बताइए क्या होगा, प्लेन आपका मिरर है ना, उसके बाद कॉनकेव मिरर है,
कॉन्वेक्स मिरर है या डबल जो आपका डबल लेंस लगा लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या होगा, तो यदि आपका कह रहा है भी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो सीधी सीधी सी बात है सर जी कौन सा लेंस होगा मेरे दोस्तों, वो कौन सा होगा जी, वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस होता है, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, किसकी, उत्तल दर्पण की। तो ध्यान रखना फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ में आपका मिरर भी आ सकता है और क्या होता है, लेंस भी होता है, जो क्या होती है, उत्तल लेंस उत्तल मिरर की क्या होती है, जो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, एमजीएस, एमजीएच है, हाफ एम बी स्क्वायर है, या फिर लाइट की स्पीड अपॉन में लाइट स्पीड इन मीडियम, है ना, मतलब ये कह रहा है कि प्रकाश का वेग अपॉन में माध्यम में प्रकाश का वेग, और ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है भाई साहब, ये होता है अपना क्या कह सकते हैं, सी अपॉन में वी, ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में ये आपका क्या होता है, आपका मीडियम की स्पीड होती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। तो क्या होगा, ये एमजीएच होता है, ये आपका किसका होता है दोस्तों, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का होता है, और आपका हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 13, जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम को डेंसर मीडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंसर, इतना समय नहीं है लिखेंगे, टाइम लगेगा, डेंसर मीडियम इसको बोलेंगे, विरल माध्यम, विरल जो आपका क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, से प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या होगा, तो बताइए भाई साहब, जब कोई भी लाइट, हम कह सकते हैं कोई भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से में जाएगी, तो क्या होगा, वह धीमी हो जाएगी, तथा क्या होगा उसके साथ, धीमी तो होगी, सीधी सी बात है, या धीमी होगी या क्या होगा, तो बताइए जल्दी से। तो क्या होगा भाई साहब, वो कम घनत्व के माध्यम से परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नॉर्मल से दूर झुकता है या झुकती है जो आपकी लाइट होती है, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर नॉर्मल की ओर झुकती है, उसकी ओर, मतलब नॉर्मल जो होता है उसको हम बोलते हैं अभिलंब। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगी, जो लाइट होती है नॉर्मल से दूर, क्योंकि आपको डेंसर टू रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और रेयर टू डेंसर जब लाइट जाती है तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ उल्टा हो जाता है, ये विरल इधर आ जाता, सघन इधर आ जाता, तो कौन सा आंसर होता, फिर नॉर्मल की ओर झुकेगी, ठीक है जी, अंदर की ओर। आप बताए सीधे सीधे लिख लो, यहाँ रेयर एंड मीडियम ऐसे लाइट जा रही है, इसको सीधा निकलना तो ये क्या करती है, इस तरफ झुक जाती है यहाँ, ठीक है जी, ये नॉर्मल है आपका, ठीक है, इसकी ओर झुक गई, यहाँ इसकी ओर झुक गई ना, और मान के चलो ये उल्टा हो जाता तो ये क्या होगा, ऐसे जाकर के ये क्या हो जाएगी, उससे दूर हट जाएगी, तो उससे क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट गई, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन, जो आपका कार्बन होता है, कार्बन के किस अपर रूप को कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है भाई, कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप जो होते हैं, कार्बन के परमाणुओं को फुटबॉल, जो आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कार्बन के, उनको या एटम को किस आकृति में, शेप में, फुटबॉल की शेप में किया जाता है, तो वो किसके होते हैं, कौन से होते हैं, कार्बन जो होता है 60 होता है, कार्बन 50 होता है, कार्बन 30 है, कार्बन 40, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा मेरे भाई, जल्दी से आंसर बताइए मेरे दोस्तों क्या होगा। तो ध्यान रखना कार्बन जो 16 होता है, इसको किस में स्ट्रक्चर में होता है, फुटबॉल की स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, कार्बन के परमाणु को, ठीक है जी, चलिए, और कार्बन का अपर रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि कार्बन के बहुत ज्यादा अपर रूप होते हैं भाई, 5 लाख के आसपास इसके कंपाउंड भी होते हैं। देखिए, क्या बेकिंग सोडा जो होता है रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, क्या जो बेकिंग सोडा होता है, जो आपके खाने वाला सोडा होगा, रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, बताइए, तो जल्दी से बताइए भाई क्या होगा, बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, बताइए। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है, पहला बात। दूसरी बात, हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का है, जब भी बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। उसके बाद कह रहा है, हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है। और फोर्थ है, नहीं, वे रासायनिक तरीके से समान होते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीजें, तो बताना है बेकिंग सोडा केमिकल तौर पर, रासायनिक तौर पर बेकिंग पाउडर से अलग है या नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, हाँ सच बात है, क्या कह रहा है, हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो बेकिंग सोडा है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जल्दी से कमेंट करके बता दिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2 होगा, या NaOH होगा, या CaCO3 होगा। जबकि बेकिंग पाउडर, जो ये बेकिंग पाउडर लिखा हुआ है ना, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये तो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण। सोडियम बाइकार्बोनेट तो है ही है,
प्लस में इसमें क्या मिला है, टार्ट्रिक अम्ल मिला हुआ है, टार्ट्रिक एसिड मिला हुआ है, किसमें, बेकिंग पाउडर। ठीक है, ध्यान रखें, टार्ट्रिक एसिड वो होता है जो आपका इमली में होता है और किसमें होता है, अंगूर में होता है, ध्यान रखना। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, टाइम वेस्ट ना करते हो, क्वेश्चन नंबर 33। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट की HCl से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बताइए, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरीन, या फिर हाइड्रोजन। जल्दी से बताइए क्या होगा भाई, क्या आंसर होगा? देखिए, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये जो होती है, ये कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? CO2। कौन सी गैस होती है? CO2 जो होती है, ये जो गैस उत्पन्न होती है जब सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक के साथ क्या करता है, रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये बताना कौन सी ऐसी गैस होती है जो पॉप की आवाज देती है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम क्लोराइड। जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन। कौन सा आंसर होता है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? इसका मतलब परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको दूर करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? एक तो होती है टेम्परेरी, टेम्परेरी को तो हम उबाल कर सकते हैं, पानी को उबाल दिया जाए, परंतु टेम्परेरी को छोड़कर परमानेंट आपकी हार्डनेस आ जाए पानी के अंदर, तो आप क्या करोगे भाई? तो उसमें क्या मिलाओगे उसको दूर करने के लिए? तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आप मिलाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या मिलाओगे आप। ठीक है, तो क्या मिलाएंगे भाई साहब दोस्तों? उसमें मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। आपने देखा होगा सरफ के अंदर आप क्या मिला देते हो, सॉरी पानी के अंदर आप सर्फ मिला देते हो, डिटर्जेंट मिला देते हो, तो उसमें झाग बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, उसकी स्थायी कठोरता को दूर करने का काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब, आपसे पूछने लगे, अच्छा आप फार्मूला बताना है इसका। दोस्तों बताना, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना, Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट का। अच्छा बाई कार्बोनेट पूछने लगे तो NaOH क्या होगा? Na2CO3 10H2O। यार ये क्या होगा? NaOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, ये किसका होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये किसका होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये किसका होगा? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 10H2 और NaHCO3 ये किसका होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाना सोडा होता है, वो धावन सोडा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। केरोसिन के तेल में कौन सी धातु है जो रखी जाती है? ऐसी कौन सी धातु होती है जिसको केरोसिन या मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है? बताइए, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, गोल्ड और सिल्वर, सिलिकॉन और मरकरी, पोटेशियम और सोडियम। सभी के सामने आंसर सीधा सीधा लिखा हुआ है सर जी, ये तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं आपका, कौन कौन से होता है? पोटेशियम और सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है जी? केरोसिन के तेल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है जी, तो आग आग पकड़ने का काम कर लेता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। चोट लगने पर रक्त के बहाव को रोकने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आपको कोई चोट लग जाती है और आपका भाई साहब ब्लड का फ्लो बन रहा है, तो किस तत्व का प्रयोग किया जाएगा भाई साहब? बताइए, RBC का, लिम्फोसाइट का, WBC का, थ्रोम्बोसाइट का। जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। उदाहरण भाई, चोट लग जाती है तो क्या लगता है भाई साहब आपको, किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रोम्बोसाइट। ये आपके ब्लड का पार्ट होती है। RBC को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल। लिम्फोसाइट जो होती है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट जो होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। लिम्फोसाइट उसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है WBC का। और इसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो ध्यान रखना, ये क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट जो होती है इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स है भाई, प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका क्या होता है भाई साहब, रक्त का थक्का जब जमाती हैं, यही जमाती है प्लेटलेट्स। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37। भाई साहब, अम्ल वर्षा किससे मिलकर होती है? एसिड रेन जो होती है भाई, एसिड रेन जो होती है वो किससे मिलकर होती है? SO2 प्लस NO2, CO3 प्लस CH4, CaPO4 प्लस NO2, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, अम्ल वर्षा जो होगी वो किसके मिलने से होती है? तो ध्यान रखना, वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो वो कौन सा होता है भाई साहब? SO2 प्लस NO2 होता है। ठीक है जी, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। शुरुआती वर्षा जो होती है उसमें धूल के कण या फिर मिट्टी के कण जो होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं तो पॉल्यूशन होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, वो उसके अंदर मिल जाती है। तो पहली बार क्या होता है? अम्ल वर्षा हम कह सकते हैं, तो एसिड रेन जो होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38। जनन क्षमता
है ना, जो आपकी क्या होती है, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें समस्या किस विटामिन की कमी से आती है। ठीक है, जनन क्षमता में समस्या किस विटामिन की कमी से आएगी? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। जल्दी से बताइए कि जनन क्षमता में जो कमी आती है वो किसकी कमी से आती है मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ध्यान रखना, वो विटामिन ई की कमी से आती है, जिसको हम बोलते हैं नपुंसकता, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो होती है वो किसके कारण होती है? विटामिन ई की कमी से होती है, और इसको हम बोलते हैं विटामिन ई को क्या बोलते हैं भाई साहब? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। ठीक है जी, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, ठीक है जी, और प्रोटीन वगैरह चीज खानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उच्च उत्पादन से होती है? हम कहते हैं रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति गेहूं सेब से है, आलू से है, अंडे से है, सरसों से? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों। वेरी गुड भाई साहब, वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे मेरे दोस्तों। आज का लास्ट का दिन है, जितना हो सके भाई साहब आपको रात रात में क्या करना है भाई साहब, पूरी वीडियो देखनी है, और जिससे आपको क्या होगा, आपका आपकी जो तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है जी, तो ध्यान रखना भाई साहब, जो आपकी रजत क्रांति होती है मेरे बच्चों, वो किससे होती है? वो किससे होती है? अंडे से होती है। ठीक है जी, अंडे से होती है। आलू से होती है गोल क्रांति होती है, सरसों से कौन सी होती है? पीली क्रांति हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण है? क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण है? निष्क्रिय गैस के उदाहरण है, इनर्ट गैसेस है, कीटोन है, एल्केन है, हेलोजन ग्रुप के हैं? जल्दी से बताइए। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये किस किसके एग्जाम्पल होते हैं? जल्दी से बताइए। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन किसके एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना, किसके एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों? ये हेलोजन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? हेलोजन ग्रुप होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जो होता है ये हेलोजन ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? मतलब किसी परिपथ में, किसी रास्ते में विद्युत प्रवाह, विद्युत का जो आवेग, वेग है वो चल रहा है, किसके द्वारा संभव होगा? उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण या प्रोजिट्रॉन के कारण? सभी को पता है सर जी, जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखना, वो क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है जी, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी एटम के भाग हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध, मतलब एक कोई बल्ब है उसका फिलामेंट जो होता है उसका प्रतिरोध, मतलब रेसिस्टेंस क्या है उसका? रेसिस्टेंस जो है उसको हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। रेसिस्टेंस कितना है? 1200 ओम है। कितना है भाई साहब? रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है भाई? उसका दिखा रहा है 1200 ओम। कितना है? 1200 ओम है। तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में कितनी धारा प्रभावित होगी? ठीक है जी, तो कितना करा है बेटा? वोल्टेज बता रहा है कितना है भाई साहब? 220। कितना है? 220। और क्या पूछना चाह रहा है? धारा पूछना चाह रहा है भाई, पता है ना इस बात का? तो वी इक्वल टू फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू आई आर। क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर, हमें लिखाना है वी। ठीक है, तो वी इक्वल टू आई आर होता है। तो आपको क्या लिखना है भाई साहब? धारा, करंट पूछ रहा है ना, धारा पूछ रहा है, तो आई आपको यहाँ ले लेंगे। आई बराबर क्या होगा? वी अपॉन में आर। वी अपॉन में आर होगा। तो बेटा आप आई बराबर, वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू आपके सामने कितनी है भाई? 220 है। 220 है। और भाई साहब आपकी रेजिस्टेंस की कितनी है? 1200 है। आप काट दो इनको, एक जीरो से एक जीरो, आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आंसर आएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना, अ, इतना समय नहीं है, आप कर लेना भाई। कितना होगा? 0.18। ठीक है, कितना आएगा? अभी और भी कट सकता है, कितने से काट सकते हो? दो से कितना कट गया? दो चुके 12। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लेना, आंसर 11 पॉइंट। क्या आंसर होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। डिवाइड करेंगे 0 तो कितना होगा दोस्तों इसका? तो कितना होगा? 0.18 एम्पियर होगा दोस्तों। कितना होगा? सॉरी, कितना होगा? 0.8 एम्पियर होगा। ठीक है जी, कितना होगा? 0.18 एम्पियर होगा। कितना होगा? 0.18 एम्पियर जो होता है ये किसका? धारा का मान आ जाता है। ठीक है, जो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा 1200 ओम, और वोल्टेज कितनी होगी भाई साहब? आपका 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या आएगा? करंट निकल के आ जाएगा, धारा निकल के आ जाएगी 0.18 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43, मादा एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनिए। तो मादा एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करेंगे? तो सही विकल्प चुनिए। मलेरिया होगा, फाइलेरिया होगा, या फिर डेंगू होगा? मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो बताइए भाई क्या होगा मादा एनाफिलीज से? केवल फर्स्ट होगा, केवल सेकंड होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा, या फर्स्ट या थर्ड होगा? जल्दी से सोच के बताइए क्या आंसर होगा भाई, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से हम कमेंट कर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग भाई।
जल्दी से बताइए तो दोस्तों क्या होगा भाई साहब, सीधा सीधा क्या होगा, आपको पता है जी मलेरिया होता है किसे, मादा एनोफिलीज के काटने से, और डेंगू होता है एंडीज के काटने से। किसके काटने से होता है? एंडीज मच्छर के काट, एडीज मच्छर जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है भाई साहब आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं दोस्तों, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, किससे होगा? यकृत, हृदय से होगा, यकृत से होगा, हड्डी से होगा, फेफड़ों से, हार्ट, लीवर, बोन्स या लंग्स से। तो ध्यान रखना किससे संबंधित होता है दोस्तों? ऑस्टियोपोरोसिस होता है आपका हड्डी से संबंधित एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्प में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? पादपों को समूह में विभाजित करना है, ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो इनमें से एक नहीं है? कौन सा? ऑर्थोफोडा, ये पादप की प्रजाति में आएगा। थैलोफाइटा पादप की प्रजाति में आएगा। आवृत बीजी पादप की प्रजाति में आएगा, नहीं आएगा। नग्न बीजी जो होते हैं ये आपका पादप प्रजाति में आएगा, नहीं आएगा। तो कौन सा है इसमें से जो किसमें नहीं आएगा? पादप की प्रजाति में। तो ध्यान रखना वो क्या होता है? ऑर्थोफोडा, ये ऑर्थोफोडा अलग से एक संघ होता है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो आर्थ्रोपोडा नहीं होगा भाई साहब, इंसेक्ट जिसमें आपका कौन सा आता है? आपका जो ऑक्टोपस वगैरह इसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, C6H6 क्या है? आपका C6H6 क्या है? हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर एथिल एल्कोहल है? जल्दी से बताइए दोस्तों। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो ध्यान रखना ये क्या होता है आपका दोस्तों? बेंजीन होता है। क्या होता है दोस्तों? एक बेंजीन का फॉर्म होता है C6H12, जिसमें आपका 6 कार्बन और 6 क्या होते हैं? हाइड्रोजन चारों तरफ से घिरे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन या फिर खांसी सिरप या फिर कई टॉनिक में तैयार करने में किया जाता है? मतलब आपको खांसी हो रही है, टिंचर आयोडीन या टॉनिक आप पिलाते हैं, तो उसमें इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। एसिटिक एसिड का, ठीक है, या फिर एथेनॉल का, या फिर एथेनोइक एसिड का, या फिर मेथेनॉल का? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए, 47 का आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना भाई क्या होगा 47 का? एथेनॉल। एथेनॉल हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा जो आपकी शराब होती है, ठीक है, जो अल्कोहल होता है एथेनॉल होता है, हम जिसको हम कह सकते हैं C2H5OH जो होता है, इसको भी किस में मिलाया जाता है भाई साहब? के सिरप या खांसी में मिलाया जाता है। पहले समय में भाई साहब फौजीरम होती थी, उसमें से एक दो ढक्कन बच्चे को दे दिए जाते थे इसी वजह से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एथेनॉल होता है, C2H5OH। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है, 2 ओम के दो प्रतिरोध, क्या कह रहा है? 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 2 ओम होगा, 0.5 ओम होगा, 1 ओम होगा, या 3 ओम होगा? देखिए दोस्तों, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है जी, क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो कहना चाह रहा है भाई साहब किस में है? समांतर है, सीरीज में नहीं, पैरेलल है। कैसे? पैरेलल में दिया हो, पैरेलल का फॉर्म होता है 1/RT, मतलब टोटल टोटल रेजिस्टेंस, RT का मतलब रेजिस्टेंस, T का मतलब टोटल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो भी है आपका, आप लिखते चले जाओगे, ठीक है, जितना दे रखा है। तो उसमें 2 ओम की कहा है भाई साहब 1/RT, ठीक है, 1 में कितना है? 2 ओम, 2 प्रतिरोध में, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2, आप इनका एल्शियम ले लीजिए, कितना आएगा? 2 ही आएगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 1, ठीक है जी। तो क्या आंसर आएगा? 1/RT, ऊपर उल्टा भी करेंगे तो क्या होगा? 1 आंसर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या आंसर आएगा भाई साहब? 1 ओम। कितना आ जाता है? 1 ओम इसका क्या होगा? 1 ओम क्या होता है? इसका आंसर होता है, ठीक है जी बच्चों, 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम इसका आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऐसे कौन से अंग होते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं, वो उत्पन्न होती है? कौन कौन सा होगा? अमावस्या, अमावस्या नहीं है, अमावस्या बेटा, ठीक है, अमावस्या है, ठीक है। तो क्या होगा? अमावस्या और आंतों में, यकृत और गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर को आप कह सकते हैं पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय में, या फिर फेफड़ों और यकृत में, मतलब लंग्स में और लीवर में, और इसका मतलब हृदय और मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं हार्ट और ब्रेन। तो जल्दी से बताइए भाई साहब, आपका चुंबकीय क्षेत्र किस में उत्पन्न होगा? शरीर के कौन से अंग होते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है? आपका हृदय और मस्तिष्क होता है, इसमें क्या होता है? आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको कहा जाता है हृदय जो होता है इसमें AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एक होती है एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी, एक होती है एंडोक्राइन, एक अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताना है। पीयूष ग्रंथि है, पसीना ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, या फिर यकृत ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि बतानी भाई दोस्तों। तो ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है
वो क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, पसीना ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, ये बाहर वाली मतलब कह सकते हैं आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार आपकी ग्रंथि होती है, बाह्य ग्रंथि होती है, इसमें स्लेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, जिसमें आपका टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। पसीने ग्रंथि होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम स्वेट ग्लैंड्स जो होती है, जो क्या बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती हैं। ठीक है जी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 50 क्वेश्चन हमने किए मेरे दोस्तों, और बड़े शानदार क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। और जाने से पहले आपको जितनी वीडियो 17 से 18 वीडियो आप एक बार उन्हें जल्दी से स्पीड पर डाल करके उनकी स्पीड बढ़ा करके आप उनको देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट्स आपके सारे क्वेश्चंस रहे बच्चों। मैंने पहले भी ऑलरेडी भी आपको पेपर भी 3 4 से 5 पेपर आपके ओरिजिनल पेपर को मैंने सॉल्व कराया है। जो आपका एक्चुअल पेपर है उसको पेपर को उठा करके सॉल्व करवाया है, और उसके आधार पर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए पूरी मेहनत की है बच्चों। और चलते समय भाई साहब आपको कल के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है जी, बहुत अच्छा आप स्कोर करके आए, ये मेरी इस वर्ष से कामना रहेगी। ठीक है जी, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।